स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां विज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु या मेंडल? तो देखिए दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुट वाले प्रश्न में जो है ये पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा बीएड या डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइंस का जो है ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, जीवन का भौतिक आधार है जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य? बताइए दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीन है, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या जीवद्रव्य? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवद्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्मा भी कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मा याद रखिएगा, इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। और जीवन की संरचनात्मक जो इकाई है वो कोशिका को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान या डार्विन? बताइए, सर्वप्रथम कोशिका का खोज करने वाले या पता लगाने वाले कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न देखिए, कोशिका का शक्ति केंद्र मतलब ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव्य? बताइए, कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, शक्ति केंद्र भी बोलते हैं, ऊर्जा घर भी बोलते हैं, तो किसे कहा जाता है? और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए जितने भी साथी देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का जो नया पॉलिसी है 2025 का, उसमें जो है यही बताया गया है कि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तभी जो है वीडियो जो है हम डाल सकेंगे या आगे जो है वीडियो प्रमोट होगा। तो इसलिए आपको जो है लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना है, ताकि हम जो है आगे वीडियो डाल सकें और आपका जो है पढ़ाई जो है निरंतर जारी रहे। तो लाइक ज़रूर करें, जितने भी साथी देख रहे हैं लाइक करें, और जो भी कमेंट में मतलब सवाल पूछा जाएगा उसका कमेंट में आंसर दें, ताकि यूट्यूब जो है समझे कि इसमें वीडियो अपलोड हो रहा है और ये जो है रिकमेंड वो करेगा और अन्य स्टूडेंट को। पांचवा प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल या उपरोक्त सभी? बताइए, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? इसमें यह कहा गया है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, पर्णहरित भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से अलग होती है, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही उत्तर रहेगा इसका। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है साइंस का, ये आपको जीके वाला प्लेलिस्ट में मिलेगा। जो प्री बीएड प्री डीएड का जीके वाला प्लेलिस्ट बना है उसमें ये वीडियो आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं चैनल पर जाकर। छठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या सेंट्रोसोम? बताइए, कौन से कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लाइसोसोम। इसे ही जो है कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न देखिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली या डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक या ग्रेगर जॉन मेंडल? बताइए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल
को किसने दिया है या इसका पता किसने लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने, याद रखिएगा। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है, कोशिकीय श्वसन है, कोशिकीय परिवहन है या आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण का काम तो जो है राइबोसोम का है, याद रखिएगा इसे। कोशिकीय श्वसन नहीं, कोशिकीय परिवहन नहीं, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा इसका। डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन, याद रखिएगा इसे। 9वां प्रश्न देखिए, आरएनए का भी फुल फॉर्म बता दीजिएगा कमेंट में। आरएनए पाया जाता है कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या राइबोसोम में? बताइए। तो देखिए दोस्तों, आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क, डार्विन, मेंडल या अरस्तू? आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क, डार्विन, मेंडल या अरस्तू? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्रेगरी जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी का पता लगाया था इन्होंने। इसी कारण इसे आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, ग्रेगरी जॉन मेंडल को। और इन्होंने मटर पर सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है 46, 47, 56 या 57? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट में बता देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान सा जवाब है। आपने 12वीं में पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा है और कॉलेज में भी आपने पढ़ा है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा 11वां का। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या उपरोक्त सभी? मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। वर्णांधता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम ये जो है आनुवंशिक रोग हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जाते हैं, याद रखिएगा इसे। 13 नंबर प्रश्न देखिए, लड़का पैदा होगा जब एक्स एक्स गुणसूत्र हो, ट्रिपल एक्स गुणसूत्र हो, एक्स वाई गुणसूत्र हो या वाई वाई गुणसूत्र हो? बताइए कौन सा क्रोमोसोम होगा तो लड़का पैदा होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं तो जो है लड़का पैदा होगा। देखिए वाई जो है ये लड़का के लिए है और एक्स जो है लड़की के लिए है। और जो लड़कियों में है जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो एक्स एक्स ही पाया जाता है और लड़कों में एक्स वाई पाया जाता है। तो अगर यहाँ से वाई और इधर से एक्स आ तो एक्स वाई होगा तो ये लड़का के लिए होगा और एक्स एक्स तो लड़की का, याद रखेगी इसे। इसमें जो है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं? बताइए हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का बहना बंद नहीं होता है, जिससे सारा रक्त जो है शरीर से बाहर निकल जाता है और जो रोगी है उसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा हीमोफीलिया में। इसलिए जो है बच के रहते हैं कि हमारा जो शरीर का अंग है वो कटे नहीं किसी भी तरह से। ये जो है इंग्लैंड में देखा गया था, किसी व्यक्ति को ये जो हुआ था और उसका जो है रक्त बंद नहीं हुआ, इसी कारण उसकी मृत्यु हुआ था। तो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को ध्यान रखना होता है अपने शरीर का अंग ना कटे और इसमें रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिक इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सभी कथन सत्य है। यह डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, एक आनुवंशिक इकाई है
और ये क्रोमोसोम पर उपस्थित रहता है। ये बिल्कुल सभी कथन सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया है? बताइए। जगदीश चंद्र बोस ने, वाटसन ने, हरगोविंद खुराना ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो देखिए, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 17 नंबर प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, हरगोविंद खुराना? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर, डहेलिया, सरसों या गेहूं? आंसर आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ही आपको इसका आंसर बताया है। तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि ग्रेगरी जॉन मेंडल ने सबसे अधिक प्रयोग किस पौधे पर किया है? मटर पर, डहेलिया पर, सरसों पर या गेहूं पर? आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न देखिए, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला, लाल हरा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। रेलवे ग्रुप डी अगर तैयारी कर रहे हैं तो जानते हैं, आपका उसमें जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें उसमें ये जो है इसका पहचान किया जाता है कि उन्हें वर्णांधता तो नहीं है किसी स्टूडेंट को। बताइए दोस्तों, किस रंग की पहचान नहीं होती है वर्णांध व्यक्ति? वो कौन से रंग को पहचान नहीं पाता? तो देखिए, वो लाल और हरा में भेद नहीं कर पाता। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और आपको पता ही होगा, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए जो है ट्रैफिक लाइट उसमें लगा होता है लाल हरा। तो अगर वो इस प्रकार से उसे पहचान नहीं पाएगा तो इस प्रकार से उसको ये वाला जॉब नहीं मिलता है रेलवे वाला। इसलिए इसमें वर्णांध व्यक्ति का जो है पहचान किया जाता है, उसके लाल और हरा में पहचान होना जरूरी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या आर्थ्रोपोडा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर ये गठित जंतु हैं, बताइए। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु या जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु को किस संघ के जंतु मतलब रखा गया है? तो प्रोटोजोआ में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया या प्रोटोजोआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अमीबा को और युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न देखिए, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा, क्लोम, फेफड़ा या इन तीनों से? तो देखिए दोस्तों, मेंढक में जो है श्वसन त्वचा से भी होता है, क्लोम से भी होता है और फेफड़ा से भी होता है। तो उपरोक्त तीनों मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, तीनों से होता है मेंढक में श्वसन। 23 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में वास्तविक मछली है? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस, सी ककम्बर? बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वास्तविक मछली किसे कहते हैं? इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताइएगा। आप जहाँ से भी सर्च करें, वास्तविक मछली है। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला प्रश्न, इस ऐसा नहीं पूछा जाएगा शायद तक प्रीवियस पीरियड में। फिर भी ये आपके लिए जो है अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट में ही बता दीजिएगा। वास्तविक मछली क्या है? आपको बता देता हूँ, दो ऑप्शन दे देता हूँ, स्टारफिश है कि हिप्पोकैम्पस है? इसमें से बताइएगा वास्तविक मछली। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी जाता है। मेढक किस वर्ग का जंतु है? ऑस्टिकथिस, एम्फीबिया, सरीसृप या
कॉन्ड्रिक्थिस। तो देखिए मेढक किस वर्ग का जंतु है दोस्तों? एम्फीबिया। जलीय भी है, स्थलीय भी है, जल में भी श्वसन ले सकता है और स्थल में भी, याद रखिएगा। एम्फीबिया है, जल में तैरता भी है और स्थल पर रेंगता भी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए दोस्तों, स्तनियों का, मैमल्स का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, 4 कोष्ठों में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस, बकरी, मनुष्य या व्हेल? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बकरी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न, मछलियां किस अंग से सांस लेती है? तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गिल, जो कि बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। गिल से जो है सांस लेती है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा स्तनधारी है? हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य या ब्लू व्हेल? राइट आंसर इसका बता देता हूँ, ये है ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा स्तनधारी है। याद रखिएगा, ये अपने बच्चों को जो है दूध पिलाती है, ब्लू व्हेल। 29 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? एमू, कीवी, हमिंग बर्ड या गौरैया? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों हमिंग बर्ड, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? इनेमल, दांत, जांग की हड्डी या कलाई की हड्डी? तो देखिए कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है दोस्तों इनेमल, याद रखिएगा। ये दांत का ही भाग है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? गिल, त्वचा, फेफड़ा या मुंह? बताइए। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो देखिए व्हेल में होता है दोस्तों फेफड़ा से, याद रखिएगा। बाकी मछलियों में गिल से, लेकिन व्हेल में फेफड़ा से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? सिटीभीमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स या इंसेक्टिवोरा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है दोस्तों? तो प्राइमेट्स में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? साइटोलॉजी, मार्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी? तो देखिए ऊतक के जो अध्ययन है, टिश्यू के जो अध्ययन है, यह कहलाता है दोस्तों हिस्टोलॉजी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ऊतक, अंग, अंगतंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है दोस्तों ऊतक, टिश्यू कहा जाता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 35 नंबर प्रश्न, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? मतलब वो पुनः निर्माण की क्षमता, संयोजी, पेशीय, तंत्रिकी या उपकला? तो देखिए पुनरुत्पादन की क्षमता जो है वो उपकला ऊतक में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न देखिए, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? पेशीय, संयोजी, तंत्रिका या उपकला? तो देखिए दोस्तों, जितना भी ऐच्छिक पेशी है, जैसे हाथ को हम हिलाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अनैच्छिक क्रिया है जैसे हृदय का धड़कना, ये नियंत्रित करने वाला ऊतक है तंत्रिका दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए,
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, तंत्रिका या उपकला? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में, अमाशय में, आहार नाल में या त्वचा में? बताइए। तो देखिए, अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों अमाशय में, स्टमक में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन या ये सभी? तो देखिए, संयोजी ऊतक आपका लिम्फ भी है, हड्डी भी है, प्रोटीन भी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न देखिए, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशी ऊतक? तो देखिए, संकुचनशील ऊतक है आपका पेशी ऊतक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? उपकला, तंत्रिका, पेशी या ये सभी? तो देखिए दोस्तों, चेतना ऊतक है आपका तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। चेतना ऊतक है आपका नर्व सेल या नर्व टिश्यू। 42 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? बताइए। तो देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है हमारे लाल रक्त कण में पाया जाता है। RBCs जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसमें जो है पाया जाता है लाल रक्त कण में जो है हीमोग्लोबिन। इसी कारण जो है रक्त लाल रंग का होता है। इसमें ये लोहे की मात्रा है, समझ लीजिए आप। ऑप्शन बी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका। 43 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताइए। मास्टर ग्रंथि थायराइड को, पैराथायराइड को, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को, एड्रिनल को? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है आपको पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि को। ये मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है? तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में बता दीजिएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन के हिसाब से ये बताइएगा। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है? बताइए। टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए टॉयलिन। टॉयलिन जो है शर्करा को माल्टोज में बदलता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत या ग्रास नली? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें यह बोला जा रहा है भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण है वो शरीर के किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोला जाता है, छोटी आंत, इसी में जो है सर्वाधिक अवशोषण होता है और पाचन भी होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की पूछा है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड या यकृत? और ये पूछा गया जो है प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। याद रखिएगा इसे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दमा, टीबी, डायबिटीज या ये तीनों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंसुलिन की कमी से होता है आपका डायबिटीज, मधुमेह, जिसे शुगर भी रोग शुगर बोला जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये खासकर उन व्यक्तियों में होता है जो मेहनती काम नहीं करते हैं। जो मेहनती वाला काम करते हैं दोस्तों, उनमें इंसुलिन स्रावित होता है, जिससे उन्हें डायबिटीज़ जो है नियंत्रित रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन स्रावित नहीं होता है किसी कारण से, तो उन्हें जो है डायबिटीज़ रोग हो जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? बताइए दोस्तों। प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट है? तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए आपको पता ही होगा, जब हम थक जाते हैं तो हम जो है ग्लूकोज लेते हैं, और ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो तुरंत हमें एनर्जी प्रदान करता है। मतलब हम जैसे ही ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करने लगता है, जिससे हमारे शरीर में जो है ताकत आ जाता है। इसी कारण से ये जो है त्वरित ऊर्जा प्रदान करने वाला भी इसे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। बाकी का जो जितना भी प्रश्न है वो अगले वीडियो में धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा इसी प्लेलिस्ट में। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय या धमनी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा। गैसों का विनिमय जो है फेफड़ों से होता है। यहीं पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न आपके साइंस से, और साइंस के आपके ये बायोलॉजी से संबंधित ज़्यादा प्रश्न हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसे भी हम प्रश्न लाएंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से पूरा देखा कीजिए दोस्तों। बार बार जो है आगे बढ़ाकर स्किप करके मत देखिए, क्योंकि इससे जो है आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, और आप जब भी प्री बी एड या प्री डी एड एग्ज़ाम दिलाएंगे तो आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। इसलिए एक बार पढ़िए और कॉपी में नोट करते चलिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट जो है बिंदु को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।